हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अवस्थी पेंशन में पुलिस वहां पर आए हुए थे। शैलेंद्र के हाथों में हथकड़ी बंधी हुई थी। रुद्रा एक पेन ड्राइव वहां पर खड़े इंस्पेक्टर को देते हुए बोला, इसमें सारे प्रूफ है। इन्होंने खुद ये कबूल किया है कि शोभित सारंग को मरवाने में इनका हाथ है और उससे पहले उनकी एक्स निधि बंसल को भी इन्होंने बिल्डिंग से धक्का देकर मारा था। फलक नफरत भरी नज़र से शैलेंद्र को देखते उसके सामने आकर बोले, आपको शर्म नहीं आई ना? शैलेंद्र फलक के बात पर उसे देखते हुए बोले, लेकिन तुम लोगों ने ये प्लान करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। किस चीज़ की कमी रखी थी मैंने तुम लोगों के लिए, और तुम लोगों ने मुझे ही धोखा दिया। फलक सोफे पर चुपचाप बैठे अदिति की तरफ इशारा करते हुए शैलेंद्र से गुस्से में बोले, वो देख रही है आपको? उसके चेहरे की सारी हंसी आपके नफरत से ने गायब कर दी। वापस ला सकते हो उसका प्यार, उसकी खुशियाँ? सारंग परिवार का बेटा वापस ला कर दे सकते हो उसे? नहीं, आप बस इंतजार कीजिए। जिंदगी भर आपको जेल की चक्की न पिसवाई तो मेरा नाम फलक अवस्थी नहीं। रुद्र फलक के हाथ को पकड़ इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए लेकर जाइए इन्हें। इंस्पेक्टर रुद्र की बात में अपना सिर हिला शैलेंद्र को अपनी पूरी टीम के साथ लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फलक रुद्र के सीने से लगकर रोने लगती है। विप्लो अदिति की तरफ देखता और उसके पास आकर कहता है, बनी। अदिति विप्लो की आवाज़ पर सिर उठा उसकी तरफ देखते हुए, मुझे प्रैक्टिस पर जाना था। जिसे सुनकर विप्लो उसके हाथ को पकड़ कर, और तुम साथ में सारंग बिल्ला भी चल रही। अदिति अपना सिर हिलाते हुए फलक की तरफ देखकर बोली, दीदी मैं वापी के साथ घर जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से समृति और रवि को नहीं देखा है। कितने क्यूट लग रहे होंगे वो। ये कहते हुए अदिति मुस्कुराने लगती है। रुद्रा अदिति के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बस एक बार मुझे कॉल कर देना। अदिति मुस्कुराते हुए रुद्र की बात सुनकर बोली, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे भाई हैं। बनना है तो जीजू बन जाइए। काफ़ी वक्त से दीदी को आपने वेटिंग लिस्ट में लगा कर रखा हूँ। चार्ली अदिति की बात सुनकर, मैं तो कब से कर रहा हूँ इसको, लेकिन इसकी छमियाँ ही मानने का तैयार नहीं है। अदिति अपने होठों पर उंगली रखते हुए चार्ली से बोली, ऐसी गंदी बातें नहीं करते वरना मुझ जैसे लोग बिगड़ जाते हैं। विप्लो अदिति की बात सुनकर, तुम्हारी नौटंकी कभी खत्म नहीं होती। चलो घर चलते हैं, घर में सब तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। अदिति विप्लो के बाद अपना सिर हिलाते हुए रुद्र की तरफ देखकर बोली, एक बार मेरे आइडिया के बारे में ज़रूर सोचा ना, मैं बुरे आइडिया नहीं देती। रुद्र फलक के बालों पर हाथ फेरते हुए अदिति की बात पर अपना सिर हिला देता है तो अदिति विप्लो के साथ वहाँ से चली जाती है। अदिति के जाने के बाद फलक रुद्रा से होकर उसे देखते हुए बोले, थैंक यू हेल्प करने के लिए। रुद्रा अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, वैसे हम दोनों की लव स्टोरी में बहुत ससुर विलन था, हम लोगों ने उसे जेल भिजवा दिया। अब कोई नहीं है और साली ने काफ़ी अच्छा आइडिया दिया है तो सोच रहा था हम दोनों के हाथ पीले ही करवा लूँ। जिसे सुनकर फलक रुद्र की तरफ देखते हुए, क्या तुम कुछ वक्त रुक नहीं सकते? रुद्रा अपना सिर हिलाते हुए, मैं रुक सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चार्ली उन दोनों की बात सुनकर बोला, तुम दोनों नहीं कर रहे हो तो मुझे काहे को मरवा रहे हो भाई? चलो ना बात कर लेते हैं। फलक चार्ली के बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम किसे पसंद करते हो और तुम्हें कौन पसंद करती है? चार्ली अपनी गर्दन में नहीं में हिलाकर बोला, मेरी बात छोड़ो, मुझे तो जो लड़की भाव दे दे मैं उसी को पसंद करता हूँ, लेकिन एक परमानेंट भी तो चाहिए ना, जिसको बीबी का टाइटल देते हैं। और एक विदेशी औरत मुझे अच्छी लगती है। चार्ली के बाद सुन फलक कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देखते हुए, विदेशी औरत तुमको कहाँ से मिल गई? रुद्रा फलक की बात सुनकर बोला, तुम्हारे जीजा का वो जासूस है नहीं, खुराना, उसकी बहन के पीछे खड़ा है, लेकिन वो इसको भाव नहीं देती। फलक कुछ पल उसके बारे में सोचने के बाद, अच्छा लीजा के बारे में बात कर रहे हैं? फलक की बात पर चार्ली जल्दी से उसके पास आकर बोला, हाँ लीजा के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम पटा सकती हो क्या उसको मेरे लिए? फलक अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, तुम्हारी पहुंच और औकात दोनों से बहुत आगे। चार्ली कुत्ते जैसा मुंह बनाकर बोला, क्यों, क्या वो नाक से खाती है? फलक अजीब नज़रों से चार्ली को देखते, तुम्हारे पिछवाड़े के किस छेद में गोली मारेगी तुम्हें पता नहीं चलेगा, बहुत खतरनाक औरत है। चार्ली अपने बर्ड्स को दोनों हाथों से कवर करते हुए रुद्र की तरफ देखकर बोले, ये हमको डरा रही है या फिर उस लड़की से दूर रहने के लिए कह रही है? जिसे सुनकर फलक 2 मिनट आंखें टिमटिमाने के बाद चार्ली से बोले, आइडिया जल्दी बताओ क्या आइडिया है? चार्ली ने एक्साइटेड होकर पूछा, जिसके जवाब में फलक उसे देखते हुए, उसका भाई शादी करने वाला था। वो तो हमको पता है, आगे बोलो। चार्ली ने रिलैक्स टोन में कहा, जिसे सुनकर फलक आगे बोले, अरे खर्चा काहे बढ़ाओगे, वहीं पर लेकर आ जाना 1-2 हज़ार का रिंग और पहना देना, और गोली मार दिया तो? चार्ली ने डरते हुए कहा, डरो, कम से कम बीवी ना सही विधवा तो हो जाएगी तुम्हारी, खुश हो जाना। फलक ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे सुनकर चार्ली रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, एक काम करते हैं, तुम दोनों की शादी होगी ना, मंडप के दिन हम बम ब्लास्ट कर देंगे, शाला आत्मा बनकर तुम दोनों हनीमून पर जाना। चार्ली के बात पर रुद्र मुंह से घूरते हुए, अबे तो मुझे क्यों कह रहा है, इसको बोलना
जिसे सुनकर चार्ली पैर पटकते हुए, हाँ तो तुम्हारी बंदी है ना भाई, तो तुमको बोलेंगे, अपनी आइटम को संभाल नहीं सकते हो साला, हमको आइडिया दे रहे हो। हम जा रहे हैं, हमको नहीं बात करनी तुमसे, गलती से मत आना हमारे पास किसी भी चीज़ की मदद लेकर। कल हमको बिजनेस सूट पहना कर आधा टेढ़ा मेकअप कर दिया था, हम जा रहे हैं। इतना कहकर चार्ली गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चार्ली के जाने के बाद रुद्र फलक की तरफ देखते हुए, क्यों गुस्सा दिला रही थी उसे? फलक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैं कहाँ गुस्सा दिला रही थी, लेकिन मज़ा आया। रुद्र फलक को कमर से पकड़कर अपने पास खींचता है तो फलक उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, रात को करेंगे, अभी नहीं। जैसे सुन रुद्र अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, लेकिन ये कुणाल रावत कहाँ गया? फलक अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, मुझे नहीं पता, लेकिन मुंबई में नहीं है वो। अगर सच में अदिति के लिए इतना पागल या तो अदिति को हर वक्त सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी वक्त अदिति पर हमला कर सकता है। रुद्र ने सोचते हुए कहा। जिसे सुनकर फलक अपना सिर हिलाकर बोले, उसकी टेंशन तुम मत लो, जीजू उसके सिक्योरिटी को पूरी जिम्मेदारी लेंगे। जिसे सुनकर रुद्र अपना सिर हिला देता और सोफे पर बैठते हुए कहता, तो अदिति के प्रैक्टिस की जिम्मेदारी तुमने ली है? फलक किचन की तरफ जाते हुए बोले, हाँ कुछ हफ्ते और बचे हैं, फिर उसका नेशनल कंपटीशन है। रुद्र फलक के पीछे आते हुए बोला, और तुमने क्या सोचा है? मेरी बहन को माँ पापा और पूरी फैमिली का प्यार देना है, हम दोनों अब एक दूसरे के लिए रहेंगे, मैंने यही सोचा है। फलक ने फ्रिज से सब्जी निकालते हुए कहा। जिसे देखकर रुद्र फ्रिज से जूस का बोतल निकाल पीते हुए बोला, और हमारे बेबी प्लानिंग का क्या? फलक सिर घुमाकर रुद्र को घूरते हुए बोले, 28 साल के हो चुके हो, फिर भी रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे हो? रुद्र अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, अब जवानी सिर चढ़कर बोल रही है तो थोड़ा कंट्रोल करने में दिक्कत होती है, बाकी तुम तो सिर्फ अभी 23 साल की हो। फलक सब्जी धोते हुए बोले, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, चलो मदद करो मेरी। जिसे सुनकर रुद्रा फलक के साथ खाना बनाने में उसकी मदद करता है। वीर का अपार्टमेंट में जब खुशहाली जब ऑपरेशन हुआ था तो वो वीर से ज़्यादा बात नहीं करती थी और ना ही किसी बात को लेकर झगड़ा करती थी। वीर खुशहाली की तरफ देखने के बाद एक गहरी सांस भर उसके पास आते हुए बोला, खुशी क्या हम बाहर घूमने चले? खुशहाली वीर की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, मुझे मन नहीं है। वीर खुशहाली के बाद पर उसके सामने घुटने का बल बैठ उसके हाथों को पकड़ कर बोला, प्लीज़ इस तरीके से शांत मत रहो, तुम्हें क्या करना है मुझे बताओ, हम वही करेंगे। खुशहाली वीर की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोले, मुझे बच्चा चाहिए। जिसे सुनकर वीर खुशहाली के हाथों को अपने होठों से लगा कर बोला, हम बहुत जल्दी बेबी प्लानिंग करेंगे, लेकिन अभी तुम्हारी हेल्थ सही नहीं है। खुशहाली वीर की बात पर नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, मैं नकचढ़ी हूँ ना? वीर खुशहाली की आंखों पर हाथ रखते बोले, यार तुम रो क्यों रही हो, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। खुशहाली वीर के हाथ को अपनी आंखों से हटाते हुए बोली, वो एक्सीडेंट नहीं था वीर, मुझे धक्का दिया गया था, उस मालती गोयनका ने मुझे धक्का दिया था। खुशहाली के बाद सुन वीर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो उसे देखते हुए कहता है, मालती गोयनका तुम्हारी सौतेली में, उसने धक्का दिया था हमारे बच्चे को मारने के लिए? खुशहाली रोते अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मुझे नहीं पता उसने किस इंटेंशन में मुझे धक्का दिया, लेकिन मैंने अपना बच्चा खो दिया, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। वीर खुशहाली के आंसुओं को साफ करते उसे गले लगा लेता है तो खुशहाली उसे कसकर गले लगाकर रोने लगती है। वीर का चेहरा पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका था। खुशहाली काफ़ी देर तक रोने के बाद चुपचाप सिसकने लगती है तो वीर उसके पीठ को सहलाते हुए कहता है, क्या हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लें? खुशहाली वीर की बात पर जल्दी से सिर उठाकर उसे देखते हुए बोले, क्या सच में? वीर अपना सिर हिलाते हुए बोला, सच में। खुशहाली वीर को कस कर गले लगाते हुए, आई लव यू वीर, यू सो मच, मुझे बस एक बच्चा चाहिए। वीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और खुशहाली के चेहरे को पकड़ कर अपने सामने लाते हुए कहता, लेकिन उसके लिए हमें शादी करनी होगी खुशी, क्योंकि हम कहीं भी बच्चा अडॉप्ट करेंगे तो बिना पेरेंट्स के नहीं दे सकते। खुशहाली वीर की बात पर अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है हम शादी करेंगे, मैं जल्दी से कोर्ट पेपर रेडी करवाती हूँ। वीर उसके माथे पर चूमते हुए बोला, ठीक है, लेकिन तुम इस तरीके से गुमसुम चुपचाप नहीं रहोगे। खुशहाली वीर के हाथ को पकड़ कर बोली, मैं एक अच्छी माँ बन पाऊँगी ना वीर? वीर अपना सिर हिलाते हुए बोला, बहुत अच्छी माँ बन पाओगी, चलो चलकर फ्रेश हो जाओ। वीर की बात पर खुशहाली अपना सिर हिलाते हुए कमरे की तरफ चली जाती। उसके जाने के बाद वीर अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करते हुए बोला, श्रीमती गोयनका ने ये बिल्कुल सही नहीं किया आपने। इतना कहते हुए वीर अपना फ़ोन निकाल कर अमृत को कॉल करता है। कुछ देर रिंग के बाद अमृत कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो, लेकिन अमृत की आवाज़ से ज़्यादा समृति की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जिसे सुनकर वीर थोड़ा रिलैक्स आवाज़ में अमृत से बोला, पहले बच्चे को चुप करवा लो।
अमृत वीर की बात सुनकर चिढ़ते हुए बोला, तुम्हारी बहन बस माँ बन गई है, लेकिन माँ नहीं बनने वाला काम करती है। पिछले 1 घंटे से चिल्ला चिल्ला कर मर गया हूँ मैं कि आकर बच्ची को संभालें, लेकिन नहीं, मैडम को किचन से फुर्सत मिले तब यहाँ पर आएगी। वीर अमृत की बात पर हल्का मुस्कुरा कर बोला, तो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। वीर की बात पर अमृत कुछ कहता उससे पहले उसे वैशाली की आवाज़ सुनाई, जो कि अमृत पर चिल्ला रही थी, तुमको एक काम दिया था बच्ची को संभालने के लिए, वो भी ठीक से नहीं होता। जब प्रेग्नेंट थी तब तो बहुत बोला था, हम सब कुछ करेंगे, हम कहाँ गया तुम्हारा सारा हौसला। अमृत वैशाली की बात सुनकर बोले, यार मैं पिछले 1 घंटे से उसे संभाल रहा हूँ, अच्छे से चुपचाप थी और रोती है तो ऐसा लगता है इसे भूकंप आने वाला हो, तुम संभालो उसे। अमृत की बात पर वैशाली घूरकर उसकी तरफ देखते अमृत उसके घूरने पर जल्दी से बालकनी में आकर वीर से बोला, हाँ क्या बात करनी थी। वीर अमृत की बात पर गहरी सांस भरते हुए, खुशहाली मुझसे शादी करने के लिए मान गई। वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो कब शादी कर रहे हो तुम दोनों? अमृत ने खुश होते हुए पूछा, जिसके जवाब में वीर बोला, हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ पता चला है। वीर की आवाज़ में सीरियस ने इसको भांप कर अमृत भी सीरियस होकर बोला, क्या हुआ वीर? खुशहाली को जिसने सीढ़ियों से धक्का दिया था उसकी सौतेली माँ मालती गोयनका है, और ये बात खुद मुझे खुशहाली ने बताई है, वीर ने जवाब दिया, जिसे सुनकर अमृत कुछ पल शांत रह कर बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें कंप्लेंट करना चाहिए, हाफ मर्डर के केस में अच्छे से जेल जाएगी। वीर अमृत की बात पर बोला, मैं भी यही सोच रहा था। बहुत उड़ा लिया खुशहाली के, उसे सौतेली माँ ने अब उसके पंख काटने की बारी आ गई है। जिसे सुनकर अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, तो ठीक है, कुछ देर बाद ऑफिस में मिलते हैं। वीर ओके कहकर कॉल कट कर देता है। शारंग विला में अदिति और विप्रो लिविंग रूम में बैठे हुए थे और सब लोग अदिति को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो वापस घर आ गई है। इधर वैदिक के कमरे में महक वैदिक के लिए गर्म सूप लेकर आती है। वहाँ पर नीलिमा में वैदिक के लिए ब्रेकफास्ट लाते हुए कहती है, तुम खुद को बहुत बड़े राजा समझते हो क्या वैदिक? सब वहाँ नीचे नाश्ता कर रहे हैं और तुम्हारे अलग से चाहिए। वैदिक जो कि बिस्तर पर बैठा अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहा था। नीलिमा की बात पर हेडफोन कानों से निकालते हुए बोले, मुझे पता नहीं था मॉम। महक वैदिक की तरफ सूप बढ़ाते हुए, वैदिक आप इसे पी लीजिए। नीलिमा महक के हाथ से सूप लेते बोली, ये क्या पिला रही हो मेरे बेटे? वो बिल्कुल ठीक है, बीमार वाले खाने मत खिलाओ उसे। सब लोगों के लिए जो नाश्ता बनाया है वो भी वही खाएगा। इतना कहते हुए नीलिमा महक का लाया हुआ सूप वहाँ पर रखे नाइट लैंप स्टैंड पर रख देती है। तभी वहाँ पर मृत्युंजय और डॉक्टर के साथ आ जाता है और वैदिक की तरफ देखते हुए कहता है, सारे बुक साइड में रखो। डॉक्टर को देख वैदिक मृत्युंजय की तरफ डरते हुए देख कर बोला, भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा बुखार उतर चुका है। मृत्युंजय वैदिक को घूरते हुए सारी किताब उठाकर साइड में रख डॉक्टर की तरफ देख कर बोला, डॉक्टर बत्रा चेक कीजिए इसे। जिसे देखकर नीलिमा मृत्युंजय से बोले, क्या हुआ है वैदिक को? महक नीलिमा की बात सुनकर बोले, कल सुबह से वैदिक को बहुत बुखार था, लेकिन उसने कहा कि उसे डॉक्टर के पास नहीं जाना, इसलिए हम लोगों ने उसे मेडिसिन देकर उसका ख्याल रखा, लेकिन रात को भी उसका बुखार नहीं उतरा, इसलिए अभी डॉक्टर को बुलाकर लाए हैं। और मैंने ये सूप इसलिए दिया क्योंकि इस हालत में उसका सब लोगों की तरह नॉर्मल ऑयली खाना खाना सही नहीं है। नीलिमा महक के बात पर अपने दांत पीसते बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी औलाद की परवरिश कैसे करोगे, लेकिन मेरा बेटा बुखार से तड़प रहा था, लेकिन तुमने एक बार मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मृत्युंजय नीलिमा की बात सुनकर बोला, एक्सक्यूज़ मी, मेरी वाइफ से ज़रा तमीज़ से बात कीजिए, और कैसे माँ हैं आप? आपको खुद पता नहीं है कि आपका बेटा किस हालत में है और मेरी बीवी पर चिल्ला रही हो? और जहाँ तक बात है परवरिश की, उसकी फ़िक्र आप मत कीजिए। अगर मेरी बीवी एक अनजान के लिए पूरी रात जाकर उसकी सेवा कर सकती है, तो अपने औलाद के लिए भी बहुत कुछ कर सकती हैं। महक मृत्युंजय के हाथ को पकड़ते हुए, आप चुप नहीं रह सकते? मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, अपना मुंह बंद करके रखो, बेवजह के ताने में बर्दाश्त नहीं करता। तभी डॉक्टर बत्रा मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, इन्हें वायरल फीवर हुआ है, मैं मेडिसिन देता हूँ, ये ठीक हो जाएंगे। वैदिक डॉक्टर बत्रा के बात पर बोला, इंजेक्शन नहीं लगेगा ना? डॉक्टर बत्रा अपना सिर नहीं में हिलाकर बोले, नहीं, लेकिन क्या आप लगवाना चाहते हो? वैदिक जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, नहीं नहीं, दुखता है। वैदिक की बात पर डॉक्टर बत्रा मुस्कुराते हुए महक की तरफ देखते हुए उन्हें दवा देकर बोले, ये 2 टैबलेट्स है, जिन्हें खाना खाने के बाद इन्हें खिला दीजिएगा। अगर फीवर न उतरे तो इन्हें मेरे क्लिनिक के लिए आइएगा, लेके आइएगा, मैं इन्हें इंजेक्शन लगा दूंगा। महक डॉक्टर बत्रा के बात पर अपना सिर हिला देती है और नाइट स्टैंड पर रखे सूप को उठाकर वैदिक की तरफ बढ़ाकर कहती है, इसे पूरा खत्म कीजिए। वैदिक सूप पीते हुए महक की तरफ देखकर बोला, भाभी अभी कहाँ है? महक के कुछ कहने से पहले नीलिमा वैदिक की तरफ देखते हुए, तुमने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है? वैदिक नीलिमा की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर मैं बताता तो आप मुझे किसी बॉडीगार्ड या नौकर के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए कहते, इसलिए मैंने नहीं बताया।
जिसे सुनकर वैदिक घूरते हुए, मैं कल रात को ही वापस आ गई थी। जिसे सुन महक नीलिमा से बोली, मैं आपको बताने वाली थी चाची, लेकिन आप अपने कमरे की तरफ चली गई, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नीलिमा महक की बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोली, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचकर मेरी बेटी को सेवा कर रही हो। अगर तुम्हारा दिमाग में ये चल रहा होगा कि तुम चंद पल के लिए उसकी सेवा करके उसे अपने साइड कर लोगे, तो ये नहीं होने वाला है, क्योंकि वो मेरा बेटा है। मृत्युंजय नीलिमा की बात सुनकर महक के हाथ को पकड़ कर बोला, चलो वो कर लेगी अपने बेटे की सेवा, तुम्हें अपने बेटे के ख्याल रखना चाहिए। इतना कहकर मृत्युंजय महक को खींचते हुए वैदिक के कमरे से बाहर ले जाता है। डॉक्टर बत्रा वहां से ऑलरेडी जा चुके थे। उनके जाने के बाद नीलिमा मेडिसिन की तरफ देखते हुए वैदिक से बोली, तुम सूप खत्म करो, मैं गर्म पानी लेकर आता हूँ। वैदिक सूप पीते हुए नीलिमा से बोला, मम्मा ख्याल रखने का नाटक मत किया कीजिए, छोटा बच्चा नहीं हूँ मैं, मुझे सब समझ आता है, आप हर बार उन लोगों के सामने नाटक करते हैं। नीलिमा वैदिक की बात पर गुस्से से बोली, तमीज से बात किया करो वैदिक। वैदिक नीलिमा की बात का कोई जवाब नहीं देता तो नीलिमा उसे घूरते हुए उसके कमरे से बाहर चली जाती है। वैदिक की आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो चुपचाप सूप पीने लगता है। इधर मृत्युंजय महक की तरफ देखता है, जो कि अव्यक्त को कपड़े चेंज कर रही थी और अव्यक्त खेल रहा था। आखिर में मृत्युंजय महक के पास आ उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ते बोला, तुम आज के बाद मेरे और अपने बच्चे के अलावा किसी की मदद नहीं करोगे। जिसे सुनकर महक अजीब नज़रों से उसे देखते हुए बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है। मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मेरा दिमाग बिल्कुल सही जगह पर है। हम जितना किसी की मदद करते हैं, लोग हमें ही बुरा समझते हैं। महक अव्यक्त को कपड़ा पहनाने के बाद अपनी गोद में उठा कमरे से बाहर जाते हुए बोली, आप गुस्से में हो, चलिए नाश्ता कर लीजिए। मृत्युंजय महक को कमरे से कमर से पकड़कर अपने पास खींचता है तो अव्यक्त मृत्युंजय को घूरने लगता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।